तो पहला यहाँ पर जो केमिकल प्रॉपर्टी आज के लेक्चर के लिए है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। किसके लिए देख रहे हैं? फिनॉल के लिए देख रहे हैं। तो पहले फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ये लोन पेयर क्या कर सकता है? इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर सकता है। रेजोनेंस करके क्या बनाएगा देखते हैं। इस पाई और इस पाई को हमने छेड़ा नहीं, यहाँ पर OH प्लस आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा। फिर क्या होने वाला है? यहाँ पर पाई, यहाँ पर पाई, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। फिर ये नेगेटिव चार्ज वापस इस पाई के साथ रेजोनेंस करेगा। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी? यहाँ पाई, यहाँ नेगेटिव, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, और ये नेगेटिव चार्ज वापस से क्या करेगा? रेजोनेंस करके फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आती है? अगर मैं यहाँ पर इसका हाइब्रिड बनाऊं तो हाइब्रिड में क्या होगा? यहाँ पर सभी जगह पर पाई बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, साथ के साथ यहाँ पर भी OH, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, बाकी ऑर्थो पैरा पोजिशन पे डेल्टा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो ये जो OH ग्रुप है बेसिकली इस बेंजीन में क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन कहां से चल के आ रहे हैं? OH की तरफ से चल के आ रहे हैं, बेंजीन के अंदर चल के आ रहे हैं। तो बेंजीन की क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी नेचर को बढ़ा रहा है यहाँ पर। तो ये OH ग्रुप का क्या काम है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये OH ग्रुप जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? प्लस M ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस M की तरफ बिहेव कर रहा है। तो फिनॉल जो होगा वो कैसा होगा? बेंजीन रिंग के लिए कैसा है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। कैसा है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। और साथ के साथ अगर मैं यहाँ पर किसी इलेक्ट्रोफाइल को लेके आता हूं तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा? या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। इस OH ग्रुप के रेस्पेक्ट में वो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ने वाला है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगा? ऑर्थो पैरा पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा वहीं पे। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो वो कहाँ आएगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, OH ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे जुड़ेगा। लेकिन यहां पर पंगा है, ये सब काम कब होगा? जब यहां पर आप सॉल्वेंट नॉन पोलर या फिर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लोगे। इफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज गिवन, यानी कि आपने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। तो आपको पता है कि फिनॉल और वाटर में ज्यादा एसिडिक कौन होता है? फिनॉल होता है। अगर आपने यहाँ पर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया, यानी कि वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट ले लिया, तो फिनॉल जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड बेस रिएक्शन करके फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो फिनॉक्साइड आयन बना है बेसिकली, फिनॉक्साइड आयन क्या करेगा? ये फिनॉक्साइड आयन जो होगा प्लस M इफेक्ट लगाएगा इस बेंजीन के अंदर। अब एक न्यूट्रल और एक चार्ज वाले में अगर आप देखोगे तो प्लस M किसका ज्यादा लगेगा? यहाँ पर लोन पेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है O माइनस का प्लस M OH ग्रुप के प्लस M से ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ पर प्लस M काफी ज्यादा होगा। प्लस M ज्यादा होने की वजह से ये भी कैसा होगा? एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। लेकिन यहां पर एक पंगा है। पंगा क्या है? कि जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो ऑर्थो पैरा जितनी भी साइट है सभी जगह पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, यानी कि यहां पर प्रोडक्ट कैसा मिलेगा? पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। सारी ऑर्थो पैरा साइड यहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगी, जबकि यहाँ पर केवल ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा। यहाँ पर मीडियम कैसा लेना है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना है। यहाँ पर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेने पर पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, जबकि पोलर अप्रोटिक या नॉन पोलर सॉल्वेंट लेने पर केवल हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। यानी कि फिनॉल की रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन किस पर डिपेंड कर रही है? सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रही है कि आपने सॉल्वेंट क्या लिया हुआ है। पोलर अप्रोटिक लिया है तो फिनॉक्साइड से रिएक्शन होगी, और अगर पोलर अप्रोटिक या नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है तो आपका नॉर्मल तरीके से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर का होगा। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, कॉपी कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया ऑर्थो पैरा क्यों होगा, और पॉली सब्स्टिट्यूशन में ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा होता है, सारी की सारी ऑक्यूपाइड हो जाती है। सबसे पहली रिएक्शन यहाँ पे नाइट्रेशन के बारे में बात करेंगे। नाइट्रेशन यहाँ पे किसके साथ हो रहा है? डाइल्यूट HNO3 और कंसंट्रेटेड HNO3 दोनों के साथ हो रहा है। डाइल्यूट HNO3 और कंसंट्रेटेड HNO3 में अगर आपने कंसंट्रेटेड HNO3 लिया है, यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल बन के आएगा वो इलेक्ट्रोफाइल कौन आएगा? NO2+। यहां से भी जो इलेक्ट्रोफाइल बन के आएगा वो क्या आएगा? NO2+। डाइल्यूट मीडियम में फिनॉल जब रिएक्शन कर रहा है तो वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल प्रोडक्ट बना रहा है, यानी कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना रहा है। लेकिन अगर आपने कंसंट्रेटेड HNO3 लिया है तो सारी की सारी ऑर्थो पैरा साइड पर यहाँ पर क्या लग गया है? नाइट्रो ग्रुप लग गया है। ऑब्वियसली यहाँ पर दोनों के दोनों मीडियम में क्या है? दोनों के दोनों मीडियम में ही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नेचर है, यानी कि यहाँ पर भी पॉली सब्स्टिट्यूशन का चांसेस था, यहाँ पर भी पॉली सब्स्टिट्यूशन का चांसेस था। लेकिन डाइल्यूट HNO3 के केस में NO2+ का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो काफी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि डाइल्यूट कंडीशन दी हुई है। डाइल्यूट कंडीशन में ये एसिड क्या है?
पूरे वाटर के अंदर 10% एसिड 20% एसिड होगा तो NO2 प्लस का कंसंट्रेशन कम होने की वजह से केवल ऑर्थो और पैरा पर ही जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड के केस में NO2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, वो सारे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जुड़ सकता है। यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल देखने को मिला है, पैरा नाइट्रोफिनोल प्रोडक्ट देखने को मिला है, जबकि यहाँ पर पिक्रिक एसिड, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था नोमेनक्लेचर के वक्त, पिक्रिक एसिड क्या होता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल यहाँ पर आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉली सब्स्टिट्यूशन के चांसेस ज्यादा थे, चाहे वो डाइल्यूट हो चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो। लेकिन डाइल्यूट के केस में मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्यों बना, क्योंकि NO2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमें ज्यादा देखने को नहीं मिला, इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा देखने को नहीं मिला। मैकेनिज्म आपको बताऊंगा नहीं मैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का, क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूं कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कहां पे होगी, ऑर्थो पे होगी या फिर पैरा पे होगी। नेक्स्ट है हमारे पास हेलोजिनेशन, फिनॉल की रिएक्शन Br2 इन कार्बन डाइसल्फाइड, फिर यहाँ पे फिनॉल की रिएक्शन Br2 इन वाटर, यानी कि ये मीडियम हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये हमारे पास कैसा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट के केस में क्या होगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होंगे और कहां पे जुड़ेंगे, Br ऑर्थो पे या पैरा पे जुड़ेंगे। जबकि पॉलीप्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, सारी की सारी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या लग जाएगा, आपका Br लग जाएगा। तो यहाँ पे तो माइनर मेजर प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहा है, कौन मिल रहा है, मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा वाला होगा, माइनर प्रोडक्ट आपका ऑर्थो वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर Br और OH के बीच में क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा। रिपल्शन लगने की वजह से ये प्रोडक्ट मिनिमम बनेगा, ये प्रोडक्ट मैक्सिमम बनेगा, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन नहीं लग रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर चले गए हैं। लेकिन यहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इसलिए बन रहा है क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है, फिनॉल पे रिएक्शन होगी, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। जबकि यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में सारे के सारे Br जो है ऑर्थो पैरा सारी ऑक्यूपाइड हो जाएगी, और यहाँ पे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिलेगा, इसका व्हाइट प्रिसिपिटेट देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली एक टेस्ट भी है फिनॉल के लिए। अगर आपको फिनॉल पता करना है कि फिनॉल है तो आप क्या करोगे, सिंपली Br2 के साथ उसकी रिएक्शन कराओगे, लेकिन सॉल्वेंट वाटर लेके कराओगे तो आपको व्हाइट प्रिसिपिटेट अगर मिलता है, इसका मतलब आपने जिसके साथ Br2 की रिएक्शन कराई है वो फिनॉल होगा, वो क्या होगा, फिनॉल होगा। व्हाइट पीपीटी यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रीमर टीमन रिएक्शन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ करा रहे हैं, CH-Cl3 के साथ करा रहे हैं बेसिक मीडियम में, एक्वस NaOH के साथ, और फाइनली जो हमें प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो क्या मिलता है, सैलिसिल अल्डिहाइड, ऑर्थो सैलिसिल अल्डिहाइड भी मिलेगा, प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट हमें पैरा सैलिसिल अल्डिहाइड भी देखने को मिलेगा। आप इन सब पे ध्यान ना दें, आप सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्शन पे ध्यान दें। यहाँ पे रिएक्टेंट क्या लिया है, फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन CH-Cl3 प्लस एक्वस NaOH के साथ कराइए, और ऑर्थो सैलिसिल अल्डिहाइड और पैरा सैलिसिल अल्डिहाइड दोनों यहाँ पर प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। ये आपका पैरा सैलिसिल अल्डिहाइड है। अभी मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये रिएक्शन है और उसका प्रोडक्ट ऑर्थो और पैरा सैलिसिल अल्डिहाइड है, ये आपकी सिंपल सी रिएक्शन है। अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं तो आओ मैकेनिज्म लिखते हैं। सबसे पहले तो CH-Cl3 किसमें दिया हुआ है, NaOH के साथ दिया हुआ है, यानी कि बेसिक मीडियम में दिया हुआ है। OH माइनस यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो CCl3 माइनस बनेगा, हीट करेंगे तो यहाँ पर बनेगी एक ऐसी स्पीशी जिसको बोला जाता है कार्बीन। क्या बोला जाता है, कार्बीन बोला जाता है। और यहाँ 2 क्लोरीन लगे हुए हैं इसलिए इसका नाम डाइक्लोरोकार्बीन पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, डाइक्लोरोकार्बीन। अगर आप इसका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 6, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये स्पीशी कैसी है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली स्पीशी है, यानी कि यही हमारे लिए इलेक्ट्रोफाइल होगी, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहती है, जिसको इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत है, ये हमारे लिए इलेक्ट्रोफाइल बन गया। यहाँ पर बात समझ में आती है। तो CH-Cl3 NaOH से बेसिकली क्या बना है, डाइक्लोरोकार्बीन बनी है, जो हमारे लिए इलेक्ट्रोफाइल है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिलेगी फिनॉल के साथ। अगर मैं यहाँ पे फिनॉल की बात करूँ, मीडियम हमारा कैसा है, बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, Na+ होगा, OH- होगा, OH- इस H पर अटैक करेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट करेगा, फिनॉक्साइड आयन में। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है आपको पता है रेजोनेंस करके कहाँ पे जा सकता है, ऑर्थो पे जा सकता है और पैरा पे जा सकता है, ऑर्थो पे जा सकता है। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, यहाँ पर यहाँ पाई, यहाँ नेगेटिव। फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी,
ये पहले बता चुका हूँ है ना, अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता चुका हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वापस से यहाँ पर गया तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी क्या होने वाली है, पाई पाई पाई, यहाँ पर ओ पे नेगेटिव आ जाएगा। यानी कि आप ध्यान से देखोगे तो ऑर्थो पे नेगेटिव आ रहा है और पैरा पे नेगेटिव आ रहा है। ये ऑर्थो वाली साइड है और पैरा वाली साइड है, ऑर्थो पे नेगेटिव आ रहा है और पैरा पे नेगेटिव आ रहा है। दो ऐसे यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें ऑर्थो पे नेगेटिव आ रहा है, केवल एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें पैरा पे नेगेटिव आ रहा है। यानी कि चांसेस ऑफ अटैक किसके ज्यादा हैं? अगर मैं चांसेस ऑफ अटैक की बात करूं तो दो ऑर्थो साइट हैं, जबकि पैरा साइट कितनी है, केवल एक है। तो यहाँ पर डाइक्लोरोकार्बिन पर इलेक्ट्रोफाइल पे जो अटैक करता है वो ऑर्थो या पैरा साइट से अटैक होता है, लेकिन ऑर्थो साइट ज्यादा है तो उसके चांसेस अटैक करने के ज्यादा होंगे। इसलिए यहाँ पर ऑर्थो सैलिसिल अल्डिहाइड जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर ऑर्थो सैलिसिल अल्डिहाइड जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि दो ऑर्थो साइट है। बहुत सारे लोग इसका रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वन ऑफ द रीजन है, लेकिन वो मेन कारण नहीं है। मेन कारण क्या है, दो ऑर्थो साइट है, एक पैरा साइट है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, अभी तो अटैक कराना बाकी है। मैं ऑर्थो के लिए आपको मैकेनिज्म लिख के बता रहा हूँ, सेम मैकेनिज्म आप पैरा के लिए भी लिख सकते हैं, है ना। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कोई आपसे पूछेगा नहीं, सिंपल आपसे रिएक्शन पूछी जाएगी कि रीमर-टीमन रिएक्शन की इक्वेशन लिख के बता दीजिए, सिंपली ये पूछा जाएगा। लेकिन ठीक है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पार्ट के लिए कि कौन सी चीज कहाँ से आती है हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये हमारी डाइक्लोरोकार्बिन है, ये वैकेंट है, ये भरा हुआ है। ये नेगेटिव चार्ज इस वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा, इस वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा। ये आपका स्लो स्टेप है, ये आपकी आरडीएस होगी जो अटैक हुआ है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, पाई पाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर बन जाएगा Cl Cl, और यहाँ पर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पे इंटरमोलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, अंदर ही अंदर इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, अंदर ही अंदर यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है। नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो क्या बनाएगा, ध्यान से देखेंगे, पाई पाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर CH, यहाँ पर Cl2 बन जाएगा। और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा बताइए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस स्थान पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ने H+ को लिया है तो H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ के आ जाएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे चला जाएगा, तो यहाँ जो अगली स्ट्रक्चर बनेगी पाई पाई, यहाँ बेंजीन की एरोमेटिसिटी रीगेन, और यहाँ बन गया CH Cl2। क्लियर होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्योंकि मीडियम हमारा बेसिक था, OH- हमारे पास पड़े हुए हैं, यहाँ पर OH- सिंपली यहाँ पर 2 बार SN2 रिएक्शन करेंगे। कितनी बार, 2 बार OH- यहाँ पर SN2 रिएक्शन करेंगे, दोनों क्लोरीन को बाहर निकालेंगे, दोनों क्लोरीन को बाहर निकालेंगे, O- यहाँ पर CH OH OH, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, माइनस वाटर करेंगे, और यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा, पाई पाई, यहाँ पर O-, यहाँ पर अल्डिहाइड आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो सर O- आया, अंत में आपको कुछ एसिड की बूंदें डालनी पड़ेंगी। वो एसिड की बूंदें जैसे ही आप डालोगे, मिनरल एसिड जैसे ही आप डालोगे, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको OH और यहाँ पर आपको अल्डिहाइड देखने को मिलेगा। अब इसमें काम की बात क्या है, काम की बात यह है कि ये जो हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं था, ये हाइड्रोजन चला आ रहा है, 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 ये हाइड्रोजन चला आ रहा है। ये जो हाइड्रोजन चला आ रहा है, ये हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है, ये हाइड्रोजन आ रहा है आपका बेंजीन से। कहाँ से आ रहा है, बेंजीन से, अंदरूनी हाइड्रोजन है ना। तो हाइड्रोजन कहाँ से है, ये बेंजीन से। जबकि ये OH पे जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से आया है, एसिड से आया है, सॉल्वेंट से आया है। क्लियर होता है। ये प्रोडक्ट आपका मेजर बनेगा। ये प्रोडक्ट मेजर क्यों बनेगा, क्योंकि 2 ऑर्थो साइट है, एक पैरा साइट है, तो ऑर्थो साइट अटैक करेगी तो मेजर कौन सा बनेगा, आपका ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा। ये सिंपल आपका रीमर-टिमन रिएक्शन का मैकेनिज्म है, आप कॉपी कर सकते हैं इसको आराम से। अब देखो यही सब चीजें दी हुई थी, इंटरमीडिएट ये बना था, ये देखो ये रहा इंटरमीडिएट CH Cl2 वाला। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे NOH से इसको ट्रीट किया तो ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। बाद में हमने एसिड की बूंदें डाली तो ये ऑर्थो सैलिसिल अल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। केवल एक प्रोडक्ट लिख रखा था क्योंकि वो मेजर बनता है, इसलिए इसने एक ही प्रोडक्ट लिखा। मैंने आपको दोनों प्रोडक्ट बता दिए। पैरा सैलिसिल अल्डिहाइड जो होगा वो माइनर बनेगा। क्यों माइनर बनेगा उसका रीजन बता दिया। रीजन क्या है, ड्यू टू 2 ऑर्थोसाइट and 1 पैरासाइट
अटैक बाय ऑर्थो विल बी मोर, देयरफॉर ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर, ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर। ठीक है, ऑर्थो प्रोडक्ट इसलिए मेजर आ रहा है। नेक्स्ट है आपकी कॉल बेस रिएक्शन। कॉल बेस रिएक्शन और रीमट इवन में ज्यादा अंतर नहीं है, सेम सी है ना। यहाँ पर सीधे फिनॉल की रिएक्शन आप किससे कराते हो? अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन की बात करूं तो एनसीईआरटी थोड़ी सी रिएक्शन को अलग तरीके से लिखता है। मेनली रिएक्शन क्या होती है? फिनॉल की रिएक्शन CO2 NaOH के साथ फर्स्ट और थोड़ा सा मिनरल एसिड एंड में डालेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू OH COOH। पहले COH था, ठीक है, तो उसको सैलिसिल अल्डिहाइड बोला था। यहाँ पर COOH आ गया तो इसको क्या बोल देंगे? सैलिसिलिक एसिड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? सैलिसिलिक एसिड बोल देंगे। ये कौन सा? ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड है। और अगर यही चीज पैरा पे जुड़ी होती तो ये क्या हो जाता? पैरा सैलिसिलिक एसिड हो जाता। क्या हो जाता? पैरा सैलिसिलिक एसिड हो जाता। बात समझ में आती है? ये देख लो, सैलिसिलिक एसिड यानी कि 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम है, इसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। बात को समझना है, यहाँ पर मैकेनिज्म जानेंगे, बिल्कुल मैकेनिज्म हमें जानना है। यहाँ पर मैकेनिज्म लिखने के लिए हमें थोड़ी सी जगह की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप फटाफट से इसको पोज करके नोट डाउन कर लो। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। मैकेनिज्म देखते हैं इस रिएक्शन का। मैकेनिज्म क्या होगा? सबसे पहले तो ये चीज तो मैं नहीं बताने वाला कि NaOH यहाँ पर H+ लेगा, है ना, फिनॉक्साइड आयन में बदलेगा। ये सब चीजें बताने की आवश्यकता है नहीं, तो ठीक है, आप देख लेना, है ना। ये फिनॉक्साइड आयन है। अब इस फिनॉक्साइड आयन की वजह से कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा? ऑर्थो पे आएगा और पैरा पे आएगा। तो मैं वो 2 साइड बना के बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे भी आएगा, नेगेटिव चार्ज पैरा पे भी आएगा, है ना। नेगेटिव चार्ज पैरा पे भी आएगा। तो अटैक कहाँ से पॉसिबल है? ऑर्थो से भी पॉसिबल है, पैरा से भी पॉसिबल है। किस पे अटैक कराना है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं ऑर्थो वाले के लिए मैं बता देता हूँ, पैरा वाले के लिए आप खुद करेंगे। यहाँ पर मैंने इस तरह से CO2 लिखा। CO2 में ये डेल्टा प्लस होगा, ये डेल्टा नेगेटिव होगा। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ये हमारे लिए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये हमारे लिए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करके स्पाई बॉन्ड को तोड़ देगा, क्योंकि कार्बन के मैक्सिमम 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बन सकते। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये और ये तो यहीं के यहीं रहने वाले हैं। यहाँ पे बन जाएगा COO-। क्या बन जाएगा? COO-। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस O- के पास नहीं जाता। ये क्या करता है? यहाँ से टॉटोमिज्म कर लेता है। यहाँ से टॉटोमिज्म करके किसके पास चला जाता है? पाई। ये वाला हाइड्रोजन उठ के चला जाता है इस ऑक्सीजन के पास, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे गिर जाता है। तो यहाँ पे बन जाएगा OH और यहाँ पर CO-। अंत में जो आप एसिड की बूंदे डालोगे, अब की बार एसिड की बूंदों से जो H आएगा वो कहाँ आएगा? वो आएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड पर। बस मुद्दे वाली बात यही है। यहाँ पे मुद्दे वाली बात क्या है? ये H कहाँ से आता है? बेंजीन से, फ्रॉम बेंजीन। जबकि ये वाला H कहाँ से आ रहा है? एसिड से। उल्टा हो गया, जस्ट रीमट इवन का जस्ट उल्टा हो गया। इतने मैकेनिज्म से आपका काम चल जाएगा, इतने मैकेनिज्म से आपका काम चल जाएगा। आपको तो मेनली फोकस क्या करना है कि रिएजेंट क्या है, रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। आपसे सिर्फ कॉलबे की इक्वेशन लिखवाने वाला है वो।